आप सभी का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल में स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट हिंदी पाठ्य पुस्तक से एक कविता का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है कड़बक। इस कड़बक कविता को मलिक मोहम्मद जैसी ने रचा है। मलिक मोहम्मद जैसी 1492 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अमेठी के जायस नामक स्थान पर पैदा हुए थे। बचपन में ही चेचक हो जाने के कारण उनका चेहरा थोड़ा कुरूप हो गया था। साथ ही उनकी बाईं आंख और कान भी नहीं थे, लेकिन अपनी प्रतिभा, लगन, हुनर, मेहनत की बदौलत वे काव्य जगत में अपनी रचनाओं के चलते आज भी याद किए जाते हैं। उन्होंने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम जैसे प्रसिद्ध कृतियों की रचना की। वे प्रेम के पीर के कवि कहे जाते हैं, जिन्होंने पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंहल देव की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम का बखूबी वर्णन किया है। और उनकी इन रचनाओं की बदौलत ही आज प्रेम की पीर का कवि उन्हें कहा ही जाता है और उनकी रचनाओं को बड़े रोचक पूर्वक पढ़ा जाता है। तो यहाँ कड़बक कविता में उनके 2 अनुच्छेद पढ़ने को दिए गए हैं। उन्होंने अपने दोहा चौपाई को कड़बक शैली में लिखा और ये लोगों को काफी पसंद आया, आज भी पढ़ा जा रहा है। प्रथम अनुच्छेद में जैसी ने अपने बारे में वर्णन करते हुए लिखा है कि भले ही चेहरा मेरा सुंदर न हो, एक आंख और कान न हो, लेकिन मुझे अपनी एक आंख की दिव्य दृष्टि से ही क्षीर नीर विवेक करने की शक्ति है और किसी भी इंसान की महत्ता को उसके रूप के आधार पर नहीं बल्कि गुण और कर्म के आधार पर आंकी जाती है। और ये बात मलिक मोहम्मद जैसी ने सिद्ध कर दिया कि गुण और हुनर प्रतिभा का ही दुनिया में डंका बजता है, याद उन्हीं को किया जाता है। कीर्ति यस्य स जीवति, जिनकी कीर्ति रहती है वे जिंदा रहते हैं। इतने वर्षों के बाद भी आज उनकी रचना को पढ़ा जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने उदाहरण भी दिया है और आगे दूसरे अनुच्छेद में उन्होंने राजा रतन सेन, रानी पद्मावती, अलाउद्दीन खिलजी, हीरामन तोता सबकी चर्चा करते हुए कहा है कि इनका शरीर नहीं है, ये लोग नहीं रहे,
ऐसे एक से एक राजा महाराजा लोग चले गए, लेकिन उनकी कहानियां लोगों के बीच रह गए। जैसे पुष्प होता है, फूल खिल के झड़ के समाप्त हो जाता है, लेकिन उसकी खुशबू, उसका सुगंध लोगों के दिल दिमाग में याद रहता है। तो उनकी कड़बक की प्रथम अनुच्छेद की पंक्तियों का अवलोकन करते हैं कि क्या उन्होंने लिखा है। एक नयन कवि मुहम्मद गुने, सोई विमोहा जेई कवि सुने, चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन्ह कलंक किन्ह उजियारा, जग सुझा एकई नौ नाहा, उआ सुक अस नखतन माहा, जौ लही अम्बही डाभ न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई, किन्ह समुद्र पानी जौ खारा, तौ अति भय असूझ अपारा, जौ सुमेरु तिरसूल विनाशा, भा कंचन गिरि लाग आकाशा, जौ लही खरी कलंक न पर, कांच होई नहीं कंचन करा, एक नयन जस दर्पण और तेहि निर्भल भावु, सब रूपवंत गही मुख जेवहि कई चाहु। यानी कि इस कड़बक के प्रथम अनुच्छेद में जायसी कहते हैं कि जैसे चांद में दाग रहते हुए भी उसकी शीतलता, उसकी चांदनी के लिए लोग उसको जानते हैं, उसको महान समझते हैं। ठीक इसी तरह समुद्र का जल खारा है, लेकिन उसकी विशालता, उसकी गहराई के लिए उसको जाना जाता है। वैसे ही सुमेरु पर्वत का उन्होंने उदाहरण दिया है कि शिव जी का किंवदंती के अनुसार त्रिशूल प्रहार से वो स्वर्णिम हो गया, तो उसे स्वर्णिम होने का, सदगति का एक शुभ अवसर मिल गया। इन्हीं उदाहरणों से उन्होंने ये सिद्ध किया है कि इंसान में भी थोड़ी कमी हो और अगर उसमें गुण, हुनर, प्रतिभा, विद्वता है तो वो थोड़ी सी कमी या कुरूपता या अवगुण कोई मायने नहीं रखता है। इसी प्रकार से अगले अनुच्छेद में उन्होंने कड़बक के दूसरे अनुच्छेद में जो पंक्तियां इन्होंने लिखी हैं, मुहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोरी लाई रकत कै लेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भे, औ मन जानी कवित असकिन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा, कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानो, कहाँ रघौ जेई किन्ह बखानो, कह स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी, धनी सो पुरुष जस कीरति जासु, फूल मरय पय मरय न बासु, केई न जगत जस बेंचा कोई, न लिन्ह जस मोल, जो यह पढ़े कहानी, हम संवरय दुई बोल। यानी कि इन पंक्तियों में भी जायसी ने ये बात कही है कि आज हमारे बीच राजा रतन सेन, जो चित्तौड़गढ़ के राजा थे, और सिंहल द्वीप की राजकुमारी जो उनकी रानी बनी पद्मावती, जिनके रूप और सौंदर्य के चारों ओर चर्चे थे, और वह प्यारा हीरामन तोता, इसके साथ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, ये बड़े नाम, ऐसे लोग धरती पे अब नहीं रहे, उनका नश्वर शरीर समाप्त हो गया, लेकिन उनकी कहानियां लोगों के बीच रह गई। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार पुष्प, फूल भले ही खिल के झड़ जाता है,
मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन उसकी खुशबू, उसकी सुगंध लोगों के दिलो दिमाग में ताजा बनी रहती है। ठीक इसी प्रकार से इस संसार में गुण, कर्म, कीर्ति ही शेष रह जाते हैं, बाकी नश्वर चीजें नष्ट हो जाती हैं। तो इन चीजों की चर्चा करते हुए जयसी ने हमारे समक्ष कड़बक के ये 2 अनुच्छेद, 2 पद इस पाठ में हमारे समक्ष रखे हैं। इसके बाद आगे जो है इस पाठ में छात्र छात्राओं के लिए कुछ पर्यायवाची शब्द हैं जिनका अवलोकन करना, ध्यान रखना अति आवश्यक है। नयन, जिसके नयन के पर्यायवाची शब्द हैं आंख, नेत्र, चक्षु, दृष्टि, दीप्ति, रोशनी, प्रकाश। फिर अगला शब्द है आम, जिसके पर्यायवाची शब्द हैं रसाल, अम्ब, आम्र, फलश्रेष्ठ। अगला शब्द है चंद्रमा। चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं शशि, चांद, अंशुमान, अमृतांशु, इंदु, कलाधर, कलानिधि, राकेश। इसके बाद शब्द है रक्त। रक्त के पर्यायवाची शब्द हैं खून, रुधिर, रोहित, लहू, लोहित। अगला शब्द है राजा, जिसके पर्यायवाची शब्द हैं नृप, नरेश, नरेंद्र, नृपति, नराधीप, छत्रपति, जनेश्वर, पृथ्वीराज। इसके बाद जो शब्द है फूल, जिसके पर्यायवाची शब्द हैं पुष्प, पुष्पक, पुहुष, प्रसून, सुमन, कुसुम। तो इस प्रकार इस पाठ को अवलोकन करके, चर्चा करके, सुन के आप सबको जानकारी मिली। और इसी तरह मेरे इस चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल के तमाम वीडियोज ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक हैं, जिन्हें आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।